हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया इकोनॉमी एनसीईआरटीज की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर लेकर के जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटीज फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, उन स्टेट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके सिलेबस से संबंधित इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा और इसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटीज की। एनसीईआरटीज, जैसे मैं हमेशा बताता हूं सर, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के अंदर एनसीईआरटीज जो है वो अनडाउटेडली एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको सिविल सर्विसेज हमसे क्या डिमांड करता है। सर सिविल सर्विसेज, एज अ सिविल सर्वेंट आपका काम क्या होगा? आपको अपने आसपास के लोगों की, अपने आसपास के स्फीयर में आपको चीजों को जो है सॉर्ट करना है, चीजों को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना है। उन सभी प्रॉब्लम्स को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको हर एक स्फीयर की नॉलेज है। इस वजह से बेसिक अगर हम बात करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ये सभी चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको कहां मिलती है? स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर स्पेशलाइज्ड एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उनके अंदर हमको हर वो बेसिक चीज मौजूद है जो हमें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। इस वजह से एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। सर एनसीईआरटीज अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, सर इकोनॉमिक्स जो है उसकी एनसीईआरटीज हमें 9th क्लास में पहली बार देखने को मिली थी। 9वीं कक्षा में पहली बार वी वर इंट्रोड्यूस टू 9th एनसीईआरटीज। तो इस वजह से हमारी एनसीईआरटीज की जो डिस्कशन है इकोनॉमी के लिए, दे आर related to these three classes 9th, 10th, 11th and 12th. So basically these are the 4 classes. ये 4 क्लासेस ऐसी हैं जहां पर हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। हम एक एक करके चैप्टर वाइज इन क्लासेस की एनसीईआरटीज की डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। हम 10th क्लास की एनसीईआरटी पर पहुंच चुके थे दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका लास्ट चैप्टर हम इस डिस्कशन में जो है वो समझने वाले हैं। हम ऑलरेडी इसकी एक पार्ट में डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। जो लास्ट चैप्टर है 10th क्लास की एनसीईआरटी का, इसका नाम था क्या? कंज्यूमर राइट्स। सर कंज्यूमर कौन था या कंज्यूमर कौन है? हमारे सुबह की शुरुआत से लेकर के रात को जब हम सोने नहीं चले जाते, हम कुछ ना कुछ चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। सर सुबह उठते कैसे हैं? अलार्म के साथ। वो अलार्म जो है वो आपकी घड़ी में हो सकता है, आपके मोबाइल में हो सकता है। तो जब आपने वो घड़ी या मोबाइल परचेज किया था तो आपने एक वस्तु का उपयोग किया था। इस वजह से आप बन जाते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। जब आप रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले मान लीजिए आप ब्रश करते हैं, तो सर ब्रश आपने परचेज किया था, आपने उस ब्रश को परचेज करके उसका उपयोग किया, तो अगेन आप बन जाते हैं उपभोक्ता। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइट ऑफ मॉर्निंग, सुबह की पहली किरण के साथ रात को सोने से जस्ट पहले तक आप जीवन में जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, सर आप उन सभी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप जो है, सिर्फ आप नहीं, मैं, आप, हर एक व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर है किसी वन और दी अदर वे में। इन कंज्यूमर्स को अधिकार थे, कुछ अधिकार इनको मिलने चाहिए जिन्हें कंज्यूमर राइट्स कहा गया। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि सर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई गुड या कोई सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो वी आर पेइंग फॉर इट। कोई भी गुड या सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, चाहे वो सामान हो या सेवाएं हो, आइदर इट इज अ गुड और अ सर्विस, सर उसके लिए हम पे कर रहे थे। वी वर पेइंग फॉर इट। हम अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को यहां पे स्पेंड कर रहे थे, हम इसको पे कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की सर्विस जो है वो मिल सके। क्वालिटी का यहां पर क्या अर्थ है? सर उद्देश्य ये है कि जिस पर्टिकुलर इंटेंशन से मैंने ये सामान खरीदा है, मैंने गुड्स खरीदे हैं या मैं सर्विसेज एक्वायर कर रहा हूं, सर्विसेज को ऑब्टेन कर रहा हूं, क्या वो उस सर्विस को ऑब्टेन करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? मान लीजिए मैंने सर्विस ऑब्टेन करी, क्या मुझे हेयर कट कराना था। मैंने अपने आप को देखा कि यार मेरे बाल जो है वो खराब हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इनको कट कराना चाहिए। आई वेंट टू बार्बर, मैं एक नाई की दुकान पर गया, वहां मैंने उससे कहा कि सर मेरे बाल जो है वो काट दीजिए। उसने कटिंग करी, उसके बदले में मैंने उन्हें कुछ पैसे जो है वो दे दिए। लेकिन जब मैं वापस आया, मैंने आकर के देखा, अरे यार कटिंग तो सही से हुई नहीं है। तो जो सर्विस मैंने ऑब्टेन करी और जिसके लिए मैंने पे किया, वो सर्विसेज क्या मुझे सही ढंग से मिली? सेम गोज फॉर गुड्स ऑल्सो। मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, कार यहां पर गुड है। सर मैंने गाड़ी खरीदी कि मैं बारिश के समय में, मेरे पास 2 व्हीलर था, मान लीजिए मैं गाड़ी खरीद इस वजह से रहा हूं कि बारिश के समय में मैं अच्छे से ट्रेवल कर सकूं, मैं गीला ना हूं। मैंने कार परचेज कर ली, इसको परचेज करने के लिए आई पेड सर्टेन अमाउंट, लेकिन
कार के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे ही बारिश आई सर कार का छत लीक करना शुरू हो गया। तो मेरा जो वेरी पर्पस था इस कार को खरीदने का, जो जिसकी वजह से मैं इस कार कंपनी का कंज्यूमर बना था सर, वो पर्पस तो डिफाई हो गया, वो पर्पस तो मेरा फुलफिल ही नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो लोगों को आने लगी थी जब हम सामान को या सर्विसेज को परचेज कर रहे थे। कंज्यूमर को आने वाली इन दिक्कतों से उसे बचाने के लिए या सॉल्यूशन देने के लिए कंज्यूमर राइट्स की बात जो है वो की जाने लगी। सर हमने लास्ट डिस्कशन में बात करी थी क्यों कंज्यूमर राइट्स इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सर एज अ कंज्यूमर हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते थे प्रोबेबिलिटी थी कि हमें जो सेलर है या जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो हमें धोखा देने की कोशिश करेगा। क्यों धोखा देने की कोशिश करेगा सर? जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बेच रहा था या उसे प्रोड्यूस कर रहा था, ये सेलर या प्रोड्यूसर जो है ये इस सामान, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, इसको बेच करके इसे हम तक पहुंचा करके एक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा था। इसको अपना प्रॉफिट जो है वो यहां से कमाना था। ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर? इस गुड या सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए कुछ कॉस्ट इस व्यक्ति को भी बेयर करनी होगी। सेलर जो है या प्रोड्यूसर जो है, ऐसा तो है नहीं कि सेलर अपने घर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सामान प्रोड्यूस कर लेता है, या प्रोड्यूसर जो है वो बिना किसी खर्चे के सामान बना रहा था। कुछ कॉस्ट इनकी भी इन्वॉल्व थी, उस कॉस्ट में कुछ एडिशनल अमाउंट ऐड करके जो इसका प्रॉफिट होगा वो मुझे सामान बेच रहा था। जितना ज्यादा एडिशनल कॉस्ट जो है वो इसमें ऐड होता उतना ज्यादा इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता। लेकिन इसे लगा कि यार ज्यादा एडिशनल कॉस्ट ऐड कर दिया, मान लीजिए मार्केट में अब किसी भी गुड के सिंगल सर्विस प्रोवाइडर या गुड प्रोवाइडर तो है नहीं, एक प्रोडक्ट 10 कंपनीज बना रही थी। अगर ये 10 की 10 कंपनीज ने अपना प्रॉफिट जो है वो एक प्रोडक्ट के पीछे 10 रुपीज रखा है, अगर मैं अपना प्रॉफिट 12 रुपए भी रख लेता हूं ना, फिर भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव जो है वो मौजूद थे। यानी कि ये जो मैंने अमाउंट डिफरेंस ऐड किया था कॉस्ट में, कॉस्ट प्लस एक अमाउंट डिफरेंस जो है वो मैंने ऐड किया था, ये अमाउंट डिफरेंस दरअसल क्या था? ये मेरा प्रॉफिट था। मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि सर मैं एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अपना अमाउंट जो है वो अपने लिए अपना प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन एक ऑप्शन मेरे पास था, सर अगर मैं इस कॉस्ट को कम कर लूं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में 100 रुपीज का बिकता था, ये मेरे पास तैयार हो जाता था 90 रुपीज में, मैं 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा था। सर दोबारा से समझते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। ये डिस्कशन इसलिए है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कंज्यूमर राइट्स की, क्या वजह थी कि सरकार को ये समझ आया कि यार कंज्यूमर को उसके अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। होता क्या था, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करने जाते हैं, उसकी कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट मार्जिन होता था। प्रॉफिट मार्जिन क्या था? जितना वो उसमें अपनी इनकम जनरेट करना चाहता है, इसका एक फाइनल, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, वो यहां पर हो जाता था। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। किसी भी प्रोडक्ट की अपनी एक कॉस्ट थी, मान लीजिए उसकी कॉस्ट जो है वो 80 रुपीज थी, सेलर ने या प्रोड्यूसर ने टोटल मिलाकर के अपना 10 रुपए का प्रॉफिट जो है वो यहां पर रखा, और सेलिंग प्राइस जो है वो 90 रुपए हो गई। अब एक सेलर था, उससे अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करना था। मान लीजिए सेलर जो है वो ए है, ही वांटेड टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, उसे अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करना था। उसने क्या किया, इस प्रॉफिट मार्जिन को 10 के बजाय 15 रुपए कर दिया। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 95। लेकिन उसे लगा कि सर मैं जैसे ही 15 रुपए प्रॉफिट मार्जिन, अपना 5 रुपए प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करूंगा तो मैं अच्छे से पैसे कमा लूंगा। लेकिन सर जैसे ही उसने ये 5 रुपए का हाइक किया, उसके प्रोडक्ट की सेल जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर गई। क्यों? क्योंकि सर वो अकेला नहीं था जो मार्केट में ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा था, उसके जैसे और 10-12 कंपनीज, 10-12 सेलर्स थे जो सेम प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचा रहे थे, और देवर सेलिंग इट एट 90 रुपीज ओनली। तो जब आपके पास एज अ कंज्यूमर, आपके पास जब सेम प्रोडक्ट, सिर्फ ब्रांड का फर्क है, एक 90 में मिल रहा है, एक 95 में मिल रहा है, तो यू विल प्रेफर कि मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा भी क्यों दूं सर। ठीक है, तो उसे एक चीज समझ आ गई कि प्रॉफिट मार्जिन को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। अब उसका ध्यान गया कि क्यों ना मैं इस कॉस्ट को, अपनी कॉस्ट को कम करना शुरू कर दूं। यहां पर 80 रुपए कॉस्ट थी, अगर मैं यही चीज 50 रुपए में प्रोड्यूस करता हूं तो मार्केट में तो अनडाउटेडली ये 90 रुपीज में बिक ही रहा है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट 90 में बिक रहे हैं, तो मेरा भी 90 में बिकेगा। लेकिन इस केस में मेरा प्रॉफिट जो है वो 40 रुपीज हो जाएगा, नॉर्मल से 4 टाइम्स ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब सर कॉस्ट कम करने के लिए उसने क्या तरीके अपनाना शुरू कर दिए? सर कॉस्ट कम करने के लिए उसने तरीके अपनाना शुरू कर दिए अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। वो मैंने आपको बताया था कि सर जितना सामान है उससे कम में तोलना, आपसे
1 किलो चीनी के पैसे ले लिए, लेकिन एक्चुअल में जो चीनी का वेट था वो 850 ग्राम था या 950 ग्राम भी था। सर हम अपने हाथ में हम इतने प्रिसाइज नहीं है कि 50 ग्राम के डिफरेंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें समझ आ जाती हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमको नहीं समझ आएगा कि ये पूरा वजन 1 किलो है और ये 950 ग्राम है, यानी 50 ग्राम यहां पर कम है। ऐसे छोटे छोटे अंडर मेजरमेंट्स करके अगर 50 ग्राम कम करने पे मान लीजिए एक दुकानदार को 10 पैसे की बचत होती है, वो दिन भर में 1000 बार 50 ग्राम या 100 बार भी अगर 50 ग्राम कम करता है तो सर वो ऑन एन एवरेज 100 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो कमा रहा था। तो इस तरीके से अंडर वेट अंडर मेजरमेंट करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की गई, ये एक कारण था ये। उसके अलावा सर हाई प्राइसेस, नॉर्मल से ज्यादा प्राइस पे बेचना, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका प्राइस हमको मालूम नहीं था, ठीक है जी। तो हाई प्राइसेस चार्ज किए जाते थे, जिसके सॉल्यूशन के रूप में एमआरपी की घोषणा जो है वो की गई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, खराब सामान बेच करके कस्टमर से पैसे लेना, वो यहां पर एक प्रॉब्लम थी जो कंज्यूमर राइट्स ने कवर करी। डुप्लीकेट आर्टिकल्स देना, अडल्ट्रेशन और इंप्योरिटी, खासकर खाद्य पदार्थों में देसी घी के अंदर कोई ऐसी चीज मिला देना, वनस्पति घी मिला देना, दूध के अंदर पानी मिला देना, सबसे कॉमन एग्जांपल। आप सभी की मम्मियों की ये शिकायत रहती है कि जो सुबह दूध देने वाला आता है उसने दूध में बहुत ज्यादा पानी मिलाया होता है। तो वो क्या है, अडल्ट्रेशन है, इंप्योरिटी ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि दूध की कॉस्ट ज्यादा है। 1 किलो दूध में अगर मैं 500 ग्राम पानी मिला देता हूं तो अब ये 1.5 किलो दूध हो गया, तो मैं इसको 1.5 किलो के हिसाब से मार्केट में बेचूंगा, वेयर मेरी कॉस्ट जो है वो 1 किलो की लगी है, तो आधा किलो का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है मैं वो अर्न कर लूंगा। उससे क्या होगा, अडल्ट्रेशन या इंप्योरिटी हो रही है। सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी की हमने बात करी थी कि झूठी एक कमी स्कार्सिटी शो कर देने की सर मार्केट में सामान नहीं है। जैसे ही मार्केट के अंदर ये नोशन जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो शॉर्टेज में है, उसकी डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये हमने देखा था कैसे साल में एक बार टमाटर प्याज के भाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, 80-90 रुपए पहुंच जाता है। वो टमाटर जो नॉर्मल दिनों में हो सकता है आपको 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा हो, तो ये यहां पर एक दिक्कत थी। ओवरऑल एज अ कंज्यूमर काफी सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता था। फॉल्स एंड इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेलर व्हिच कैन इजीली इंसिस्ट कस्टमर्स टू बाय। सर बहुत बार ऐसा होता है, आप कोई प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं, सबसे क्लासिक एग्जांपल इसका ना कार इंडस्ट्रीज में आता है। दोस्तों कार जो है वो आज भी हिंदुस्तान में एक लग्जरी है, हर कोई चाहता है उसके पास कार हो, और इसी चीज का फायदा उठाती हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कैसे? सर वो आपके लिए एक एड जो है वो पोस्ट करेंगे, खरीदिए अपने सपनों की कार। मैक्सिमम लोग कार जो है वो कैसे खरीदते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसके लिए बैंक लोन का सहारा लेते हैं। बैंक लोन में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपकी कार जो है वो 10 लाख रुपए की आ रही है। अब एक ऑप्शन तो ये था कि आप अपनी सेविंग्स में से 10 लाख रुपए निकाल के दे दीजिए और कार ले आइए, या दूसरा ऑप्शन था कि सर मेरे पास 10 लाख तो नहीं है, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता हूं अभी, बाकी 9 लाख रुपए क्या होगा, बाकी 9 लाख रुपए बैंक जो है वो कार कंपनी को पे कर देगा। आप ग्रेजुअली छोटे छोटी किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बैंक को ये 9 लाख रुपए वापस करोगे विद सम इंटरेस्ट। ठीक है जी, मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए बैंक से उधार दिए, इंटरेस्ट मिला करके आपको 10 लाख रुपए वापस करने पड़े, आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जो है वो पे करा। इस 1 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी 9 लाख की गाड़ी 10 लाख रुपए में इंटरेस्ट के साथ खरीद रहे हैं तो गाड़ी में कुछ बदलाव आ जाएगा, वो गाड़ी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब आपने अपना 9 लाख रुपए देने के बजाय बैंक से 9 लाख रुपए दे दिए। तो मैक्सिमम लोग जो है वो गाड़ी खरीदते हैं, वो लोन पर गाड़ी खरीदते हैं और कुछ इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को करते हैं। बहुत बार क्या होता है सर, कार कंपनीज एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आती हैं, 0% इंटरेस्ट। आपने न्यूज के अंदर देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक कार की एडवर्टीजमेंट आती है कि ये गाड़ी आप खरीद सकते हैं 0% इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि आप बैंक से लोन लीजिए और आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट वापस करना है जितना आप लोन ले रहे हैं। यानी कि आपने 9 लाख रुपए का अगर लोन लिया तो आपको 9 लाख रुपए ही वापस करने हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अब हर कोई जो है वो अट्रैक्ट होगा, अरे यार ये तो बढ़िया है कि मुझे एक साथ सारे पैसे भी नहीं देने हैं, मुझे लोन के रूप में गाड़ी भी मिल जाएगी और इंटरेस्ट पेमेंट भी जो है वो नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से इस कार को परचेज करने के लिए चले जाते हैं। गाड़ी वाड़ी परचेज कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद
आपके लोन पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होना शुरू हो गया। आपको बहुत गुस्सा आया, आप सीधा भाग करके गए कार कंपनी के पास कि सर आपने तो कहा था 0% इंटरेस्ट पर गाड़ी जो है वो हम ले पाएंगे, लेकिन अब आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आपने एडवर्टीजमेंट जो है वो सही ढंग से पढ़ी नहीं, हमने लिखा था 0% इंटरेस्ट और इसके साथ हमने यहां पर लगाया था एक छोटा सा स्टार, और उस स्टार के साइज से भी ज्यादा छोटे साइज में हमने नीचे क्या लिखा था, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस केस में क्या होगा सर, उन्होंने कहा कि सर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी उसमें यह था कि 0% इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 3 महीने के लिए मिलेगा। यानी कि आपने लोन ले लिया, पहले 3 महीने आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, 4th मंथ ऑनवर्ड्स आपसे जो नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आपने देखी होंगी। लेकिन सर यहां पर कंपनीज कहती हैं कि सर हम आपको मिसलीड नहीं कर रहे हैं, हमने आपको बताया था कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, आपको पूछना चाहिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है कई बार फॉल्स या इनकम्प्लीट होती है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये छोटा सा काम उन्होंने नहीं किया होता तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो छोटा सा स्टार, वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिख करके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ऐसा नहीं लिखेंगे तो भैया जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो उनको गर्दन से पकड़ लेंगे कि आप कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हो। कह रहे नहीं सर, हम कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हमने कहा था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कस्टमर ने नहीं पूछा तो हम खुद से थोड़ी बताएंगे जाकर के, अगर कस्टमर पूछता तो हम बता देते। तो ये एक जिसको हम कहते हैं कि शॉर्टकट निकाला या एक स्मार्ट तरीका निकाला कंपनीज ने कि उनको ये जो फॉल्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला प्रॉब्लम है ये ना फेस करना पड़े। तो वो क्या करते हैं कि मिसलीड करने की कोशिश करते हैं कस्टमर को, कस्टमर एल्योर हो जाता है एकदम से और वो जाकर के चीजों को परचेज जो है वो कर लेता है। अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विस, सर बहुत बड़ी समस्या जो है वो यहां पर कस्टमर के लिए होती है, खास करके जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके साथ में उसकी सर्विस जो है वो इन्वॉल्व हो। जब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, सर एक प्रकार के गुड्स होते हैं FMCG, एक प्रकार के गुड्स होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। FMCG क्या था सर? FMCG था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। एग्जांपल क्या? सोप, शैम्पू। रोजमर्रा के जीवन में ऐसी चीजें जो आप परचेज करते हैं हफ्ते 10 दिन में वो चीज खत्म हो जाती है, उसे FMCG कहा जाता है, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, वो आज आई और 3-4 दिन में यूज होकर हफ्ते 10 दिन में यूज होकर के बाद खत्म। लेकिन साइमल्टेनियसली आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। सर आप टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, AC खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ऐसा नहीं है कि आज आप 2 दिन के लिए इसका इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने इन चीजों को छोड़ दिया। सर ये लंबे समय तक आपके पास रहेंगी। जब लंबे समय तक ये आपके साथ रहने वाली हैं, इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी आपकी है, जिसे कहा जाता है क्या? सर्विस। और ये दायित्व होता है उस कंपनी का जिससे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं कि वो आपको आफ्टर सेल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराए। आफ्टर सेल सर्विस। सर कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बेच रही है तो सिर्फ सेल पर आकर के उसका काम नहीं खत्म हो जाता। एग्जांपल के तौर पर गाड़ियां, आपने एक XYZ कंपनी की गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी को खरीदते ही कंपनी का रोल जो है वो खत्म नहीं हो जाता। कंपनी का ये मैंडेट है कि उन्हें आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है सेल के बाद भी। बहुत बार ऐसा होता है लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, खरीदने की इमीडिएटली बाद गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई, उसके बाद वो कंपनी के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि कंपनी कहती है कि सर हमारा मतलब था गाड़ी बेचने तक का, अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें नहीं देखना है। ये भी कहीं ना कहीं गलत था। इस वजह से कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज ना दे करके कंपनीज जो हैं वो बेवकूफ बना सकती हैं। इन सारी की सारी समस्याओं को देखते हुए आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, अंडरवेट अंडर वैल्यूड गुड प्रोड्यूस किया गया, गुड के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे, गुड का प्राइस जो है वो नॉर्मल से ज्यादा था। इन सभी प्रॉब्लम्स का शिकार कौन हो रहा था सर? मैं और आप। भारत का एक कंज्यूमर उपभोक्ता जो है वो इसका शिकार हो रहा था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए अलग अलग हिस्सों से कंज्यूमर मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या थी सर? कंज्यूमर मूवमेंट्स एक प्रकार का प्रोटेस्ट था। मैं कंज्यूमर हूं, आप कंज्यूमर है, आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, हमने मिलकर के ग्रुप बनाया, हमने आवाज उठाना शुरू करी कि सर कंज्यूमर्स के साथ ऐसी धोखाधड़ी जो है वो बंद होनी चाहिए। जैसे जैसे कंज्यूमर के अंदर डिससैटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे
कंज्यूमर मूवमेंट्स की शुरुआत जो है वो हुई। अब कंज्यूमर जो है वो जागरूक हो रहा था इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ कि सर मेरे साथ ये धोखाधड़ी जो है वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी सर, कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था। आवाज उठा करके क्या कर लोगे, क्योंकि जब कोई कानून कोई नियम ही नहीं है। आपने कभी भी कोई चीज ऐसी होती है, आजकल अर्बन एरियाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पार्किंग की समस्या जो है वो हो जाती है। किसी ने किसी के घर के बाहर पार्क कर दी, किसी ने किसी के घर के बाहर गाड़ी पार्क कर दी, जिसके घर के बाहर खड़ी वो चिढ़ गया, वो वेट कर रहा है इस गाड़ी वाले का। वो जैसे ही गाड़ी वाला आता है उससे लड़ पड़ा कि यार तूने मेरे घर के बाहर गाड़ी कैसे पार्क कर दी। आगे से वो कहता है कि सर कौन सा कानून है, कौन सा नियम है कि आपके घर के बाहर मैं गाड़ी जो है वो नहीं पार्क कर सकता। इसका अर्थ क्या था? अर्थ ये था कि सर रूल का होना, नियम का होना बहुत जरूरी था अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं या उसे मनवाना चाहते हैं। वही सेम चीज है कि सर सबको समझ आ रहा था कि कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है, लेकिन दुकानदार कहता था कि कौन सा ऐसा नियम है कि मैं आपको आफ्टर सेल सर्विस दूंगा ही दूंगा। जस्ट बिकॉज कोई भी लीगल सिस्टम उस समय पे अवेलेबल नहीं था, जो कंज्यूमर था ही वॉज लेफ्ट टू सफर। उसे छोड़ दिया गया कि भैया तुम्हारी दिक्कत है, तुम एक्सप्लॉइट हो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लीगल सिस्टम ही ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर। It was presumed that it was the responsibility of the consumer to be careful while buying a commodity or service. अब कंज्यूमर दहाड़े मार मार के रो रहा है कि सर मेरे साथ गलत हुआ, मैंने पैसा इतना खर्च कर दिया लेकिन उस पैसे का वर्दी गुड मुझे जो है वो नहीं मिला, मैंने सामान लिया वो सामान सही नहीं निकला, लेकिन मेरी कोई मदद जो है वो नहीं की जाए। तो इट वॉज लेफ्ट टू द कंज्यूमर कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, जब खरीदा था तो सोच समझ के खरीदना था ना। अब नाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी से 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, अगले दिन वो गाड़ी खराब हो जाती है। जब आप देखते हैं तो उस गाड़ी के मेजर पार्ट्स जो है वो मिसिंग है। आप कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी कहती है नहीं सर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले खरीदना चाहिए था। आप किसी अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, आगे से वो भी आपसे कहते हैं कि भाई अपनी सोच समझ से लेना चाहिए था ना, किसने बोला था इतनी जल्दबाजी में लेने के लिए। सर ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था कंज्यूमर को। ओवर द पीरियड सरकार को समझ आई, कंज्यूमर मूवमेंट्स, कंज्यूमर ने आवाज बुलंद करना शुरू करी और एक चीज समझ में आई कि सर देश के अंदर कंज्यूमर जो है वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट जो है वो किया जा रहा था। अब इसको कैसे बचाया जाए, इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया 1986 में, जब सरकार लेकर के आई क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको प्यार से कहा जाता है कोपरा, प्यार से तो नहीं मतलब पॉपुलरली इसको कोपरा के नाम से जाना जाता है, कोपरा। कंज्यूमर का को, प्रोटेक्शन का PR और एक्ट का ए, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नाम से समझ आ रहा है सर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट। बात यहां पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ये नहीं है कि कोई कंज्यूमर को मार रहा था उसे सुरक्षा देनी थी। सर ये था कि कंज्यूमर जब पैसा स्पेंड कर रहा है तो उसे किसी प्रकार के धोखे का, किसी प्रकार के फ्रॉड का शिकार ना होना पड़े। इस उद्देश्य के साथ 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य क्या था? इट ट्राइड टू एंश्योर इंफॉर्मेशन सेफ्टी, रिड्रेसल, रिप्रेजेंटेशन एंड कंज्यूमर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन, जागो ग्राहक जागो। टीवी पे बहुत ऐड आती थी, अपने अधिकार को जानो, अपने अधिकार को जानो, जागो ग्राहक जागो। सर सरकार आपसे कह रही थी जागो ग्राहक जागो का ये मतलब नहीं था कि सरकार आपको सुबह कह रही थी कि भैया उठ जाओ सुबह हो गई है। जागो यानी कि अपने राइट्स को समझो। आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ चुका था। अब आपका अधिकार था कि आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिले, प्रोडक्ट से रिलेटेड सेफ्टी आपको बताई जाए, अगर आपको कोई दिक्कत है उसका रिड्रेसल हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर एजुकेशन कि भैया कंज्यूमर तुम किस आधार पर प्रोडक्ट खरीदोगे, जब प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो ये चीजें चेक जरूर कर लेना। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 टायर की एक क्वाज़ाई जुडिशियल मशीनरी जो है वो तैयार की गई। 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की शुरुआत हुई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। यह क्या था सर? कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए जब भी हमारा कोई राइट वायलेट होता है हम क्या करते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है हम कहां जा सकते हैं? सर हम अप्रोच करते हैं कोर्ट को। यहां पर भी ऐसा ही था, कंज्यूमर के राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए क्या, कंज्यूमर कोर्ट्स, कि कंज्यूमर जो है वो इस कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ। 3 टायर बॉडी थी। सर 3 टायर बॉडी का क्या अर्थ था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट था, स्टेट लेवल पर था और नेशनल लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट था। 3 टायर का कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम या क्वाज़ाई जुडिशियल सिस्टम जो है वो यहां पे तैयार किया गया।
एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाकर के मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सर। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया था और 2019 में इसको दोबारा से कुछ बदलाव जो है वो किए गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो काफी टाइम पहले की प्रिंट हो चुकी है, तो सर उस पे ये जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसका कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको यहां पर डिस्कस जो है वो करेंगे। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता था कि कंज्यूमर का अगर कहीं भी, पहले तो कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिले कि सर आपका अधिकार है, आपको सेफ प्रोडक्ट, आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, आपको पूरा वेट का प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं ऐसा होता तो आप अप्रोच कर सकते हैं एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी को, जो कंज्यूमर कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कंज्यूमर कोर्ट पे जा सकते हैं, स्टेट लेवल पे आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, या नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। 2019 और 1986 वाले के बीच में क्या डिफरेंस था सर? 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई बॉडी जो रेगुलेट कर रही हो पूरे के पूरे कंज्यूमर राइट्स को, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बॉडी जो है वो 2019 में बनाई गई, जिसका नाम था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं, लेकिन वो कानून का पालन हो रहा है, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कोई नहीं होता। और कंज्यूमर का या कोई भी जो पीड़ित है उसे लगता है कि सर मेरे अधिकार अगर नहीं मुझे मिल रहे हैं तो मुझे किसको अप्रोच करना है। तो यहां पर एक रेगुलेटर बनाया गया 2019 में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर क्या था सर? कंज्यूमर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन की बात हुई 2019 में, और 1986 में डिफरेंस क्या था? 1986 वाला जो एक्ट था वो कहता था, मैं रहता हूं जम्मू में, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट परचेज करा दिल्ली में, दिल्ली से मैं प्रोडक्ट परचेज करके घर आया, मैंने देखा वो प्रोडक्ट खराब निकला। अब मैं जाकर के कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकता था, कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुझे उस इलाके के फोरम को या कोर्ट को अप्रोच करना था जहां पर सेलर जो है वो मौजूद था। यानी कि मैं जम्मू से दिल्ली जाऊंगा कंप्लेंट करने के लिए, तभी कंप्लेंट फाइल हो पाएगी। कितना ये मतलब, ये तो एक क्लियर कट इनजस्टिस था कि एक तो मेरा नुकसान हुआ, उसके बाद उस नुकसान की भरपाई के लिए मैं और ज्यादा पैसा खर्च करूं, तब शायद मुझे इंसाफ जो है वो मिले। लेकिन प्रावधान ऐसा ही था। 1986 का कहता था कि सर आपको जहां पर सेलर मौजूद है वहां जाकर के आपको अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करनी होगी। अब 2019 के एक्ट के अंदर बदलाव किया गया कि सर अब मुझे जम्मू से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी शिकायत जम्मू में ही दर्ज करूंगा। जो सेलर है वो दिल्ली से जम्मू आकर के उसका रिड्रेसल जो है वो करेगा। नो प्रोविजन, कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट अ कंज्यूमर कोर्ट। सर जब भी प्रोडक्ट की लायबिलिटी की बात आती थी, मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गया, उसके लिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुझे उसका मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस केस में एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस। नेक्स्ट जो था सर, एक चीज आपके दिमाग में आई होगी कि सर क्या वजह है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर 3 टायर कंज्यूमर कोर्ट्स को क्रिएट करने की। ये क्राइटेरिया कैसे सर? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना है, मुझे स्टेट पे जाना है, या मुझे नेशनल लेवल पर जाना है? सर 1986 का जो एक्ट था उसमें प्रावधान यह था कि अगर जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसकी वैल्यू 20 लाख तक है तो सर आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक है तो आपको स्टेट के पास, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा था, 1 करोड़ से ज्यादा की सर्विस आपने ली जो आपको सही ढंग से सेटिस्फैक्टरी नहीं मिली, तो आपको नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाना होगा। ये बदलाव जो है वो किया गया क्योंकि 1986 में सर 1 करोड़ तक के प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़ी बात थी कि 1 करोड़ रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा। लेकिन 2019 आते आते सर शायद मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए 1 करोड़ जो है वो नॉर्मल चीज हो चुकी थी। इस वजह से इस पैरामीटर को रिवाइज किया गया। अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के पास में पावर थी कि वो 1 करोड़ तक के प्रोडक्ट के से रिलेटेड केसेस को डील कर सकता था। किसी ने सामान खरीदा, किसी ने कोई जमीन खरीदी, 1 करोड़ तक का डिस्प्यूट था, वो जो है वो कहां पे डील किया जाएगा? वो डील किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की डीलिंग होगी, और 10 करोड़ से ऊपर का अगर प्रोडक्ट या सर्विस है तो उससे डील किया जाएगा नेशनल लेवल के ऊपर। ये बड़ा बदलाव था। ई कॉमर्स, सर
जो 1986 का एक्ट था वहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं था ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि शायद 1986 में किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि ई कॉमर्स जायंट जैसा कुछ फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन 2019 में ई कॉमर्स को इसमें ऐड कर दिया गया। मीडिएशन कॉल्स प्रस्ताव ये भी है कि अगर सर्वसहमति से कोई मैटर जो है वो सॉल्व होता है, कंज्यूमर ने कहा कि सर मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये प्रोडक्ट सही नहीं था, कंपनी मुझे इसका मुआवजा जो है वो दे दे या मेरे पैसे वापस कर दे, तो जरूरी है क्या पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, उसके बाद बहस करनी है, वकील हायर करना है, ये सब करना है? अगर एमिकेबली दोनों आपस में बैठ करके डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते हैं, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है कि ठीक है सर आपके साथ में दिक्कत हो, आपके प्रोडक्ट के साथ में दिक्कत हुई, आप प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, ये लीजिए अपने पैसे, तो पहले ऐसा मीडिएशन का कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन अब जो 2019 का एक्ट था वो इस मीडिएशन को अलाउ करता था कि आप बैठ करके अपने मैटर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव थे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो लिए गए। द एक्ट हैज एनेबल्ड अस एज अ कंज्यूमर टू हैव राइट्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूम डिस्प्यूटेड रिड्रेसल कमीशंस। कंज्यूमर संबंधित कोई भी शिकायत है, कोई डिस्प्यूट है, उसके लिए रिड्रेसल सीख करना, उसका निवारण जो है वो सीख करना, ये हमारा अधिकार था। ये चीज हमें इस एक्ट ने जो है वो बताई। इसके अलावा सरकार ने कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल है, आप घर से टमाटर लेने जाते हैं, मम्मी ने कहा तुम पिछली बार टमाटर लेने गए थे, वो टमाटर क्वालिटी में अच्छा नहीं था, तुमने कहा मम्मी मुझे नहीं समझ आता कौन सा टमाटर अच्छा है कौन सा नहीं है, तो मम्मी ने तुम्हें एक पैरामीटर बताया कि टमाटर को ना दबा के देखना, जो टमाटर दब जाएगा यानी कि वो खराब है वो मत लेना, जो नहीं दबेगा वो ले आना। तो अब आपको पैरामीटर पता था कि जिस टमाटर को दबाने से वो दब जाए वो टमाटर नहीं लेना है। ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने भी आपको दे दिए थे ताकि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद सके। सबसे पहले आया ISI मार्क। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर बनता है उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो हम उसको सर्टिफाई करेंगे और उस प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क जो है वो लगा दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार का ISI मार्क जो है वो इस पर लगा होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हैं उस पर ISI मार्क है तो इसका मतलब उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अप्रूव किया है, इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। तो आप ISI मार्क देख करके कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते थे। इसके बाद था एग मार्क। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ गया जो पैक्ड है, पैक्ड फूड हो गया या पैक्ड कोई भी आइटम हो गया, उस पर ISI मार्क देखना है। फिर आता था एग मार्क। एग मार्क दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल मार्क। नाम से समझ आता है सर ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया, यानी कि आप कृषि संबंधित कोई भी सामान खरीदते हैं अगर उसके ऊपर एग मार्क का निशान है इट मींस के वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, उसकी क्वालिटी जो है वो सरकार ने सुनिश्चित करी है। गवर्नमेंट ने एक बॉडी ऑथोराइज करी है कि आप इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इस पे ये एग मार्क जो है वो दे देंगे। ये आप अपने घर में मस्टर्ड ऑयल के टीन के ऊपर सबसे इजीली देख पाएंगे। सरसों के तेल की बोतल या टीन अगर घर पे आता है उसके ऊपर आपको एग मार्क का इस तरीके का निशान जो है वो मिल जाएगा, जो बताता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए सेफ है। फिर आता है हॉलमार्क। सर हॉलमार्क कहां पर अधिक मिलता है? हॉलमार्क मिलता है गोल्ड में। एज अ कंज्यूमर सिर्फ खाद्य पदार्थों में या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ही आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती थी। धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा जो सोर्स था वो सर गोल्ड की मार्केट थी। लोग सोना खरीदने जाते थे लेकिन लोगों को पता नहीं था सोने की पहचान क्या है, उन्हें सोने में दूसरे धातु मिला करके जो है वो बेच दिया जाता था। मान लीजिए किसी ने 10 ग्राम सोना खरीदा, अब आप देख करके नहीं बता सकते कि इस 10 ग्राम में कितने ग्राम सोना है। आपसे 10 ग्राम गोल्ड के पैसे ले लिए लेकिन उसके अंदर अलग अलग धातु मिला दिए, गोल्ड उसके अंदर सिर्फ 6 ग्राम था, तो आपसे 4 ग्राम के पैसे फालतू में लिए गए थे। ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से हॉलमार्क ज्वेलरी जो है वो सरकार ने रिकमेंड करी। हॉलमार्क क्या है सर? हॉलमार्क अगेन एक पैरामीटर है ज्वेलरी के अंदर, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करके अगर पर्याप्त मात्रा में उसमें गोल्ड मौजूद है तो उसके ऊपर हॉलमार्क का निशान जो है, कुछ इस प्रकार का निशान जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो बताता है कि आपका सोना जो है वो खरा है, इसके अंदर कोई भी मिलावट जो है वो नहीं है। ये तरीके थे गवर्नमेंट के कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने के कि भैया आप अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेने जाते हैं एग मार्क देखिए, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेने जाते हैं ISI मार्क देखिए, सोना खरीदने जाते हैं हॉल मार्क देखिए। अगर इन तीनों में से इनके पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं और उसमें ये मार्क जो है वो नहीं है, सोने के केस में हॉल मार्क नहीं है तो मत खरीदना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केस में एग मार्क नहीं है तो मत खरीदना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के केस में ISI मार्क नहीं है तो मत खरीदना। इन सभी चीजों की वजह से
कंज्यूमर को जो है वो फैसिलिटेट किया गया। और उसके अलावा अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के प्रावधान जो है वो मौजूद थे। अब यहां पर राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर की भी कुछ ड्यूटीज थी। कंज्यूमर का कर्तव्य यह था कि सर मैं जब भी प्रोडक्ट खरीदूं मैं ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी देख करके प्रोडक्ट जो है वो परचेज करूं। ये मेरा काम था, ये मेरा कर्तव्य था। तो राइट्स के साथ में ड्यूटीज भी जो है वो हमको मिल गई। कंज्यूमर मस्ट एंश्योर दैट दे रिसीव अ वैलिड बिल और कैश मीमो ऑन वारंटी ऑन परचेज ऑफ आइटम्स स्पेशली टीवीज, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन एटसेट्रा। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो वारंटी की बात होती है। कंपनी कहती है कि सर साल भर में अगर इसमें कुछ भी होता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देंगे। उसके लिए आपको लेना पड़ता है क्या? कैश मेमो या बिल। तो एज अ कंज्यूमर आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि सर आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें उसका बिल जो है वो जरूर ले लें। तो आपको अधिकार तो मिलेंगे लेकिन आपको भी कुछ एफर्ट करना होगा। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उसका बिल कुछ नहीं लेते, लेकिन कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता है। आप दुकानदार के पास वापस जाते हैं, वो कहता है बिल दिखाओ, तो आप कहते हैं यार बिल तो मैंने लिया नहीं था। वो क्या बोलेगा? कोई वारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हो कि सर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, तो वो कहेंगे कि सर पहली गलती आपकी है, आपकी ड्यूटी थी, आपको बिल लेना था, आपने नहीं लिया। दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल। सर यहां पर एक प्रावधान होता है कंज्यूमर फोरम्स का। कंज्यूमर फोरम्स क्या होती है? ये कंज्यूमर मूवमेंट्स थी इंडिया में जिन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना करके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात कही। आज भी कंज्यूमर फोरम जो है वो मौजूद है। कंज्यूमर फोरम्स क्या करती हैं? सर आप कंज्यूमर हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आप अपने आसपास किसी कंज्यूमर फोरम दरअसल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ही है जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी है। आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कीजिए कि सर मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मेरा प्रोडक्ट खराब निकला, मुझे इस केस में क्या करना चाहिए। तो कंज्यूमर फोरम जो है वो आपको बताएगा। दे विल गाइड अ कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन कंज्यूमर कोर्ट्स। दे विल रिप्रेजेंट कंज्यूमर इन दी कंज्यूमर कोर्ट्स। वो कंज्यूमर को मदद करेंगे कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करने में, वहां पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड होती है सरकार के द्वारा फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग दी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर फोरम्स क्या है? ये बॉडीज है जो हम और आप जैसे लोगों से मिलकर के बनती हैं, जिनका उद्देश्य क्या है कि कंज्यूमर को एजुकेशन देना, कंज्यूमर को अवेयर करना कि सर आपके अधिकार क्या है, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। इसके लिए कुछ वित्तीय सहायता इन्हें सरकार प्रदान करती है सो दैट गवर्नमेंट इस चीज को सुनिश्चित करना चाहती है कि कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था सर, वो क्या सारी की सारी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व होती हैं या नहीं होती हैं? अनडाउटेडली होती हैं। इसलिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया, कंज्यूमर फोरम्स बनी और ये सारी की सारी चीजें जो है वो उपभोक्ता कंज्यूमर के हितों में जो है वो जाना शुरू हो गई। सर इसी के साथ में हमारी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की डिस्कशन जो है वो यहां पर खत्म होती है। आई होप हम चीजों को समझ पाए होंगे। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को हम यहां पर समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी और समझेंगे कि 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में क्या चीजें जो है वो हमें पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।